बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स में आप सबको वेलकम कहता हूं। अपने चैनल के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हमने कुछ बुनियादी टॉपिक डिस्कस करने हैं। 5 टॉपिक हम आज छोटे छोटे डिस्कस करेंगे मेरे इस लेक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। वो अहम इस हवाले से हैं कि अकाउंटिंग शुरू करने के लिए बेसिक्स का पता होना, बुनियादी चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हीं बुनियादी चीज़ों और बेसिक टॉपिक्स में से आज चंद एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से वजूद में आई, किस तरह इसका आगाज़ हुआ और इसमें तरक्की किस तरह हुई। अकाउंटिंग की डेफिनेशन करने के बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, के अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है। इसके साथ हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स होते हैं और वो कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं, उनका मीनिंग क्या और कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स हैं, अकाउंटिंग जो है वो कितनी तरह की होती है, जो हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे ये बेसिक टॉपिक्स। कोशिश करूंगा कि आसान से आसान करके आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि बुनियाद है, बेस है और इसी से अकाउंटिंग की बुनियाद आप लोगों ने खड़ी करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का। तो आइए स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पे। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का बानी कौन है और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, और आज के वक्त में हम जो अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ। तो मैं एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, लॉकस लॉकास पेशोली जो थे ये पायनियर माने जाते हैं, बानी माने जाते हैं अकाउंटिंग के। आज के दौर में हम जिस अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बानी जो थे वो लॉकस पेशोली थे। और लॉकस पेशोली जो थे ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो इटालियन मैथमेटिशियन जो कि 1445 में इटली में ही पैदा हुए और 1515 में इनकी डेथ हुई इटली के ही अंदर। तो लॉकस पेशोली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको अकाउंटिंग का बानी माना जाता है। अकाउंटिंग को ईजाद करना, अकाउंटिंग को मुतारफ़ करवाना ज़माने में, वो इनकी मरहून मिन्नत है। इटालियन मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन होने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी और उस बुक को इन्होंने नाम दिया था ड्यू कंप्यूटर्स एट ये इनकी बुक थी। डी कंप्यूटर्स एट स्क्रिप्चरस इनकी किताब का नाम था, जो कि उन्होंने 1494 में वीनस के अंदर पब्लिश की। तो लॉकस पेशोली जो कि इटालियन मैथमेटिशियन थे, 1445 में वो पैदा हुए थे, 1515 में उनकी वफात हुई थी। अपनी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने 1494 वीनस के अंदर अपनी एक किताब पब्लिश की थी और उस बुक का नाम रखा था उन्होंने डी कंप्यूटर्स इट स्क्रिप्चर्स। इनका मतलब ये था, इस किताब के अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि प्योरली बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरह लॉकस पेशोली ने अपनी किताब में डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट को मुतारफ़ करवाया, जिसे आज के वक्त में हम मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के नाम पर भी जानते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट 14वीं सदी में मुतारफ़ हो चुका था, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा 16वीं सदी में हुआ था। पहले मैं आपको बताता चलूं कि डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट है क्या, जो लॉकस पेशोली ने बताया था। इन्होंने बताया था जनाब कि हर एक ट्रांजैक्शन जो कारोबार में हम करते हैं, हर किस्म का जो लेन देन हम कारोबार में करते हैं, इसके 2 पहलू होते हैं, विच वन इज द डेबिट एंड सेकंड वन इज द क्रेडिट। तो वहां पर इन्होंने डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाते हुए यह बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन कारोबार में ऐसी नहीं होती जिसका डेबिट हो क्रेडिट ना हो, और क्रेडिट हो
डेबिट ना हो। हर एक लेन देन के पीछे दो वजूहात होती हैं, वो आपने लाजमी लिखनी है। इसी कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने असलम को चीजें बेच दी हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर असलम और सेल जो आपने चीजें बेची हैं, ये दो पहलू हैं, कोई एक डेबिट होगा, कोई एक क्रेडिट होगा। दोनों पहलुओं को जब हम अपनी किताबों में दर्ज करेंगे, इस मेथड को मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर आपने रेंट पे कर दिया है कैश में, तो इसमें भी दो पहलू हैं इस ट्रांजैक्शन में, एक रेंट है और एक कैश है। तो आप रेंट को भी लिखेंगे, आप कैश को भी लिखेंगे। तो जब आप ये दोनों पहलू लिखेंगे तो वो डबल एंट्री सिस्टम में आ जाएगा। तो लॉकस पेशोली ने ये कहा था कि अगर आप अपने कारोबार का प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं किसी खास एक दौरानिए का, तो आपको डबल एंट्री सिस्टम अपनाना पड़ेगा, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम अपनानी पड़ेगी। 14वीं सदी में 1494 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। यही वजह है कि आज हम अकाउंटिंग के बानी के नाम पर, अकाउंटिंग के पायनियर के नाम पर लॉकस पेशोली को याद कर रहे हैं। तो ये वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया में अकाउंटिंग को मुतारफ करवाया था। 14वीं सदी में मुतारफ करवा दिया, लेकिन इसको अहमियत जो मिली थी अकाउंटिंग के इल्म को, वो 16वीं सदी में मिली थी। उसकी रीज़न ये थी कि 16वीं सदी में आकर कारोबार के अंदर नगद लेन देन होने के साथ साथ उधार लेन देन भी होने लगा। अशिया और खिदमात की परचेज और सेल बढ़ने लगी। जब अशिया और खिदमात की कैश पर, नगद पर और उधार पर सेल और परचेज बढ़ने लगी, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी इजाफा हुआ। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और कारोबारी लेन देन में इजाफा हुआ, तो फिर उनका प्रॉपर हिसाब रखना भी जरूरी हो गया, खाते बनाने भी जरूरी हो गए। तो वहां अकाउंटिंग के इल्म को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई, और उस अकाउंटिंग के इल्म में मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई, जिसे आज तक हम लेके चल रहे हैं। और आज के भी निज़ाम में, आजकल के दौर में भी, अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉपर किसी एक खास दौरानिए का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको डबल एंट्री सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह लॉकस पेशोली का बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का आज तक हमारे काम आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशंस बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने अल्फाजों में बयान की है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और जामे डेफिनेशन है, उसका एक मैं स्केच बनाऊंगा, और इसके साथ आपको बताऊंगा भी कि अकाउंटिंग का पूरा एक अमल जो जनवरी की 1 तारीख से लेकर दिसंबर की 31 तारीख तक हम पूरा करते हैं, वो एक साल में अकाउंटिंग का वो प्रोसेस कौन सा है जिससे हम गुजरते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस मीन लेन देन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप कारोबार में अगर बैठे हैं तो आप चीज़ों को परचेज करें या चीज़ों को सेल करें। आपका अगर सर्विसिंग बिजनेस है तो आप अपनी खिदमात मुहैया करें। आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो चीज़ें बनाकर बेचें। ये जितना कुछ भी होता है ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने बिजली का बिल दिया, दुकान का रेंट दिया, नौकर की सैलरी दी, परचेज की, सेल की, असलम को पैसे दिए, अकरम से पैसे लिए, बैंक में पैसे जमा करवाए या बैंक से पैसे निकलवाए, ये सब कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं। इवन दैट आपने चैरिटी भी की है, फ़कीर को भी 1 रुपया अगर आपने खैरात दी है तो ये भी ट्रांजैक्शन है। तो मेरे भाई सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जब ट्रांजैक्शंस आपके पास मौजूद होती हैं तो आप उनको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइजिंग का मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू पूरे मौजूद हैं आपके पास। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट होना जरूरी है। तो दूसरे नंबर पर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को आप एनालाइज करते हैं, यह भी अकाउंटिंग का हिस्सा है। तीसरे नंबर पर फिर आप एनालाइज करने के बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब यह होता है कि जितना भी लेन देन कारोबार में बैठकर आपने किया है पूरा साल, आपने उसको खातों पे चढ़ाना है, आपने उसको किताबों में लिखना है। इस अमल को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। याद रहे कि रिकॉर्डिंग अगर आप नहीं करते तो आपको 2-3 चीज़ें क्लियर नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये कि जो लेन देन आपने किया लोगों के साथ, जो ट्रांजैक्शन आपने की, वो किस तारीख को की आपको नहीं पता, कितनी अमाउंट थी आपको नहीं पता। जैसे लेट्स सपोज जनवरी का बिल जमा करवाया था 3000 रुपीज़, तो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होगी खातों में, तभी आपको पता होगा कि जनवरी का बिल है, और दूसरे नंबर पे आपको पता होगा कि 3000 है। तो मतलब रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप अकाउंटिंग करते वक्त, खाते बनाते वक्त डेट को भी मेंशन करते हैं, अमाउंट को भी मेंशन करते हैं, और उस खास बंदे को भी मेंशन करते हैं जिसके साथ आपका लेन देन हो रहा हो। वो बंदा भी हो सकता है XYZ, वो इदारा भी हो सकता है जिस तरह के बैंक वगैरह। तो भाई 3 स्टेप अब तक मैंने बता दिए।
ट्रांजैक्शंस होंगी आपके पास, कारोबारी लेन देन, उनके ऊपर आप एनालाइज करके डेबिट और क्रेडिट को देखेंगे। उसके बाद आप अपने खातों में उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद जो चौथे नंबर पर अकाउंटिंग में काम होता है वो क्लासीफाइंग होता है। तो क्लासीफाइंग का मतलब होता है दर्जाबंदी, मतलब कि अलग अलग कर लेना। तो मेरे भाई जो लोग पहले से अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं वो लेजर के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते अगले टॉपिक्स में जाके लेजर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल क्लासीफाई करने का मतलब होता है अलग अलग कर देना, अलग-अलग कर देना। देखें पूरे साल में आपकी परचेज कितनी है टोटल आपको जानना है, इसलिए परचेज का अलग खाता बनाएं। पूरे साल में आपकी सेल कितनी हुई है आपको जानना है, सेल का अलग खाता बनाएं। पूरे साल में आपने एक्सपेंस कितने अदा किए, रेंट कितना अदा किया, आपको रेंट का अलग खाता बनाना पड़ेगा। पूरे साल में आपने असलम को कितने दिए, अकरम से कितने लिए, बिजली का बिल कितना दिया, इंटरटेनमेंट के खर्चे कितने आए, खाने पीने में कितने पैसे लग गए, चैरिटी के अकाउंट में कितने हैं, मालक ड्राइंग्स के तौर पर घर कितने पैसे ले गया। मेरे भाई एज एन अकाउंटेंट आप कारोबार में बैठे हैं, आपको हर एक खाता, हर एक नाम का, हर एक पहलू का, हर एक खर्चे का, हर एक इनकम का खाता आपको अलग-अलग बनाना पड़ेगा। और जब आप अलग-अलग खाता बनाते हैं इस अमल को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। अब क्लासीफाई करने के बाद आपके पास हर एक अकाउंट, हर एक खाते का टोटल आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज परचेज का अलग खाता बना तो आपको पता चल गया कि पूरे साल की जो परचेज है वो 10 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख रुपए परचेज के खाते से पता चली। इसी तरह सेल का अलग खाता बना तो आपको पता चल गया कि पूरे साल की जो आपकी सेल है वो 20 लाख रुपए है, तो इस तरह आपको आपकी सेल का अंदाजा हो गया। तो आप जब टोटल निकाल लेते हैं तो उसकी एक समरी तैयार करते हैं और इस अमल को बोलते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब होता है खुलासा तैयार करना, और वो खुलासा जो है वो ट्रायल बैलेंस की शक्ल में तैयार होता है। एक शीट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस जहां पर हर चीज का टोटल ले लिया जाता है। पूरे साल के होने वाले जितने खर्चे हैं उनका भी टोटल आ जाता है वहां पे, पूरे साल के होने वाली जितनी इनकम है उनका भी टोटल आ जाता है वहां पे, पूरे साल के कारोबार के एसेट्स कितने हैं उनका भी टोटल, पूरे साल की लायबिलिटीज, लोगों से कितना लेना है, लोगों को कितना देना है, हर चीज का हिसाब टोटल होके रकम की सूरत में आप समरी बना लेते हैं। और समराइज करना इस अमल को कहते हैं, और वो समरी जो बनती है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में आपके पास पूरे साल के एक्सपेंस, पूरे साल की इनकम टोटल आ गई, फिर आप फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस अमल को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। अब इस रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग करने का मतलब होता है कि आपको अपने कारोबार का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए। मेरे भाई आप ऐसा करते हैं कि एक तरफ इनकम रख लेते हैं, एक तरफ एक्सपेंस रख लेते हैं, जो टोटल आपने समराइज में ट्रायल बैलेंस में इस अमल में टोटल कर लिए थे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, लेट्स सपोज आपने 20 लाख कमाया पूरे साल में, आपके खर्चे 12 लाख है, एक्सपेंस कम है, तो 20 लाख में से 12 लाख निकाल दें, 8 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। ये आपकी रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में आप अपने कारोबार का प्रॉफिट मालूम करते हैं। या फिर आपके एक्सपेंस 20 लाख हैं, लगाए आपने 20 लाख हैं, लेकिन कमाए आपने 12 लाख है, मतलब कि इनकम 12 लाख है, 8 लाख रुपए कम कमाए, ये आपका लॉस है। तो रिपोर्टिंग में फाइनली आप प्रॉफिट या लॉस अपना मालूम करते हैं। यहां तक मैं रिपीट करता चलूं, आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, कारोबार में जो लेन देन होता है वो सब होता है, आप उनके ऊपर एनालाइजिंग करते हैं, पहले तर्जिया करते हैं, फिर उनको अपने खातों में, अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप हर एक खाता अलग-अलग बना लेते हैं, मतलब क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग के बाद आप टोटल करके ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, समरी बनाते हैं कि हर एक खाते का टोटल अमाउंट कितनी है, एक्सपेंस है तो टोटल कितने, इनकम है तो टोटल कितनी है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग में फाइनली आपको पता चल जाता है कि आपके कारोबार का प्रॉफिट कितना है और आपके कारोबार का लॉस कितना है। अब ये तो यहाँ तक 31 दिसंबर तक, दिसंबर की 31 तक ये अमल हो गया। जनवरी की 1 तारीख से शुरू हुआ था, साल कंप्लीट हो गया। साल के एंड होने पे अकाउंटिंग की वजह से आपने ये जितने खाते बनाए, आपको पता चल गया कि आपके पूरे कारोबार का, पूरे साल का प्रॉफिट क्या है या पूरे साल का लॉस क्या है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्टर्स को मद्देनज़र रखें, तो फिर आप इंटरप्रेटिंग करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है इंटरप्रेटिंग करना। इंटरप्रेटिंग होती है वजाहत। तो जो अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छे कारोबारी बंदे होते हैं, वो उनके लिए लाजमी है कि इस बात को मद्देनजर रखें कि अगर उनको कारोबार में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, उस प्रॉफिट को बढ़ाया किस तरह जाए। इसलिए पूरे साल के जो खाते बने होते हैं उनकी इंटरप्रेटिंग करते हैं वो। या फिर
अगर उनको 8 लाख रुपए का लॉस हुआ है इस एक साल में, तो वो लॉस होने की वजूहात क्या हैं, इन सारे खातों को मद्देनजर रखते इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेटिंग करेंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि कारोबार में प्रॉफिट होने की वजूहात क्या है, कारोबार में लॉस होने की वजूहात क्या है, फिर वो अच्छे से अच्छे फैसले लेंगे। और इंटरप्रेटिंग के बाद जो फाइनली वो काम करते हैं दैट इज प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है मनसूबाबंदी। तो आने वाले वक्त के लिए, अगले साल के लिए वो मनसूबाबंदी कर लेते हैं कि जनाब हमने अब इस तरह काम करना है कि हमने अपने लॉस को कम से कम करना है और अपने कारोबार के प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये मैंने पूरी की पूरी अकाउंटिंग खोल के आपके सामने रख दी है डेफिनेशन के अंदर कि एक अकाउंटिंग में एक अकाउंटेंट कारोबार में बैठ के पूरे साल में क्या काम करता है। तो मेरे भाई वो ये काम करता है जिसमें पूरे साल का उसे निचोड़ और पूरे साल का जो खुलासा है, समरी जो है, प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में उसके सामने आ जाती है। अब आते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखकर अब डेफिनेशन बना लेते हैं। अब मैं डेफिनेशन कुछ हिस्सों में बनाऊंगा ताकि याद करनी भी आसान हो जाए। तो पहला हिस्सा होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे भाई अकाउंटिंग एक फन है, फन, आर्ट बोलते हैं फन को। और आर्ट का मतलब, फन का मतलब ये होता है कि वो काम जो हाथ से किया जाए। तो अकाउंटिंग हाथ से की जाती है और जो बंदा ये काम करता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट बन के सोचेंगे, कारोबार में बैठकर सोचेंगे, आप ये काम कर रहे हैं अपने हाथ से कर लें, लिहाजा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब ये एक फन है किस चीज का, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। अब वही 6-7 बातें मैं यहां लिखने लगा हूं। सबसे पहले एनालाइजिंग का, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग। उसके बाद रिकॉर्डिंग का, दर्ज करना। उसके बाद क्लासिफाइंग का, अलग करना। उसके बाद समराइजिंग का। उसके बाद रिपोर्टिंग का। उसके बाद इंटरप्रेटिंग का। उसके बाद प्रोजेक्टिंग का। तो ये 7 स्टेप मैंने लिखे हैं। पहले नंबर पर अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पहला हिस्सा डेफिनेशन का। दूसरा हिस्सा किस चीज का आर्ट है, एनालाइज करो पहले ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करो, दर्ज कर लेना, अलग-अलग खाते बनाओ, क्लासीफाई कर लेना, समरी तैयार करो, खुलासा बना के टोटल कर लेना, रिपोर्ट बनाओ, प्रॉफिट लॉस निकाल लो, वजह ढूंढो, तशरीह करो, वजाहत करो कि प्रॉफिट है तो क्यों है, लॉस है तो क्यों है, और आने वाले वक्त की मनसूबाबंदी करो, प्रोजेक्टिंग करो। तो दूसरे हिस्से में ये 7 वर्ड है। तो मैं बताता चलूं डेफिनेशन याद कैसे करनी हमने। काउंटिंग इज एन आर्ट, एक फन है, ये पहला हिस्सा। किस चीज का फन है बताइएगा। सबसे पहले एनालाइज करें, फिर रिकॉर्ड करें, फिर क्लासिफाई करें, फिर समराइज करें, फिर रिपोर्टिंग करें, फिर इंटरप्रेटिंग करें, और एट द एंड आप प्रोजेक्टिंग करें। किस चीज की, तीसरा हिस्सा डेफिनेशन का, ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये तीसरा हिस्सा है मेरे भाई। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये 3 हिस्से अलग अलग करके याद करें, आपकी मुकम्मल और जामे डेफिनेशन आपको तैयार हो जाएगी। इसका फाइनली कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, माली लेन देन कारोबार में जितना भी होता है, उनका तज्जिया करना, उनको दर्ज करना, उनको अलग-अलग करना, उनका खुलासा तैयार करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, उनकी वजाहत करना और मनसूबाबंदी करने का फन जो है, आर्ट जो है, वो अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमारी यहां तक कंप्लीट हो गई जी। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 2 हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, accrual system of accounting।
कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है नकद निज़ामे हिसाबदारी, इसको उर्दू में बोला जाता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को बकाया जाती निज़ामे हिसाबदारी। अब जिस तरह नाम से जाहिर है ये दो सिस्टम है, जितनी ट्रांजैक्शन दर्ज होती हैं अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के तहत वो इन दो सिस्टम के तहत होती हैं। जितना भी लेन देन हम कारोबार में करते हैं, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में अकाउंटिंग को ज़्यादा अहमियत इसलिए मिली थी क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने लग गई थी। कारोबार के अंदर नगद माल खरीदने या बेचने के अलावा उधार माल की खरीदो फरोख्त को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला था, तो वहीं से दो सिस्टम जो है वो वजूद में आए। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जहां पर आप कैश रिसीव्ड या फिर कैश पेड के बारे में लिखते हैं। मतलब कि ट्रांजैक्शन सारी की सारी तब होती हैं जब सारा लेन देन कैश पर हो। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर आप अपना रहे हैं अपने कारोबार के अंदर तो फिर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को दर्ज नहीं करेंगे, आप कारोबार में उधार नहीं करेंगे, आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को दर्ज करेंगे, उन लेन देन को लिखेंगे अपनी किताबों में, अपने खातों में, जो सिर्फ कैश बेस पर होंगी। तो कैश सिस्टम पर इसमें सिर्फ कैश बेस पे बात की जाती है। कितने पैसे आपने वसूल किए वो लिखेंगे, कितने पैसे आपने अदा किए वो लिखेंगे, कितनी नकद चीज़ें आपने खरीदी हैं आप वो लिखेंगे, कितनी नकद चीज़ें आपने बेची हैं आप वो लिखेंगे। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ नकद लेन देन को दर्ज किया जाए, ऐसे निज़ाम को हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा सिस्टम है वो है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जहां पर उधार लेन देन दर्ज किया जाता है। मतलब कि इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन दर्ज होती हैं जो कैश ड्यू टू रिसीट या फिर कैश ड्यू टू पेड, कैश वसूल करना भी अभी बाकी हो या फिर कैश पे करना भी अभी बाकी हो। सिंपल कि आप उधार पर ही परचेज करते हैं तो आप अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में लिखेंगे, आप उधार पर ही सेल करते हैं तो आप अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में लिखेंगे। मतलब कि अकाउंटिंग का ऐसा निज़ाम जिसमें उधार लेन देन, क्रेडिट लेन देन, अक्रूवल का मतलब होता है बकाया रह जाने वाला लेन देन सारा दर्ज होता है, चाहे वो आपने पैसे वसूल करने हो चाहे वो आपने पैसे अदा करने हो। तो ये दो हमारे सिस्टम है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें नकद लेन देन दर्ज होता है, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें बकाया जाती या उधार लेन देन या क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं वो लेन देन दर्ज। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बुक कीपिंग एंड इट्स काइंड्स। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। जिस तरह नाम से जाहिर है, और कीपिंग द अकाउंट्स, कीपिंग द बुक्स, किताबों को अपने पास रखना, खाते बना लेना। तो अकाउंटेंट का काम जब शुरू होता है उससे पहले बुक कीपर जो है वो अपना काम खत्म कर चुका होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंट जो है वो डिपेंडेंट है बुक कीपर पर। बुक कीपिंग का काम पहले मुकम्मल होगा तो अकाउंटिंग का काम शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी कारोबारी डीलिंग होती हैं उनको पहले इकट्ठा कर लेना, उनकी कलेक्शन कर लेना। जितनी भी कारोबारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको पहले इकट्ठा एक जगह पे लिख लेना, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के रूल्स उस बुक कीपिंग के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, फिर उनके खाते बनाए जाते हैं और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। तो ये भी एक आर्ट है, एक फन है, हाथ से किए जाने वाला काम है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। तो किताबों का जो एक सेट होता है, किताबों के उस सेट में यानी कि बुक्स में तमाम के तमाम जो कारोबारी डीलिंग्स होती हैं, बिजनेस का लेन देन होता है, उसको लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, बुक कीपिंग कहलाता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बुक कीपिंग भी एक फन है, एक आर्ट है, हाथ से किया जाने वाला काम है। और वो क्या काम है
कि कारोबार के अंदर होने वाली बिजनेस डीलिंग्स जितनी भी हैं उनको किताबों के एक सेट में दर्ज कर लेना बुक कीपिंग कहलाता है। अब ये जो दर्ज किया जाता है बुक कीपिंग जो की जाती है, इसके मेथड कितने हैं, इसके तरीके कितने हैं, तो हम उसको काइंड्स भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ बुक कीपिंग, तो मेरे भाई there are the two further types or kinds of the bookkeeping, which one is the single entry bookkeeping system, ये पहला है, और इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज दैट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये दो टाइप्स हैं, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड सेकंड वन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जिस तरह नाम से जाहिर है, इसमें सिर्फ एक पहलू, सिर्फ ओनली वन अकाउंट इज रिकॉर्डेड। मिसाल के तौर पर छोटे पैमाने के जो कारोबार होते हैं, छोटे पैमाने के जो बिजनेस होते हैं, वो अपना मुकम्मल खातों की डिटेल और मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं रख सकते। वो सारा दिन जो है वो कस्टमर को चीज़ें बेचते रहते हैं, शाम को सारी जो सेल है उसे इकट्ठा करते हैं, डेट लिखते हैं और सिर्फ लिख देते हैं कि आज की सेल 40,000 पे, सिर्फ सेल लिखते हैं, सिर्फ एक अकाउंट, एक पहलू लिखा जाता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि वो सेल किसको की है और वो सेल कब की है, सिर्फ ये लिख दिया जाता कि सेल है। तो मेरे भाई बहुत से कारोबार छोटे लेवल के, छोटे पैमाने के ऐसे हैं जिनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपने खातों को मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत। तो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक पहलू दर्ज किया जाता है, आइदर अ डेबिट आइदर अ क्रेडिट, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, सिर्फ एक पहलू दर्ज किया जाता है। इसका दूसरा जो मेथड है जिसे कंप्लीट अकाउंटेंसी भी कहते हैं, जिसे लॉकस पेशोली ने मुतारफ करवाया था 1494 में अपनी किताब के अंदर, जिसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो है मेरे भाई जिसमें एवरी ट्रांजैक्शन हैज द टू अकाउंट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू अकाउंट्स। मेरे भाई हर एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स इसमें दर्ज होते हैं, विच वन इज द डेबिट एंड सेकंड वन इज द क्रेडिट। जैसे कि सेल की है असलम को, तो असलम पहला एक अकाउंट और सेल दूसरा एक अकाउंट, इसमें खाते मुकम्मल होते हैं, इंफॉर्मेशन मुकम्मल होती है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट लिखे जाते हैं और हर एक जो अकाउंट होता है उनकी दो साइड्स होती हैं, हैज टू कॉलम्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हम असलम को चीज़ें बेच भी सकते हैं, हम असलम से चीज़ें खरीद भी सकते हैं। असलम डेबिट भी हो सकता है, असलम क्रेडिट भी हो सकता है, हम उसे कैश दे भी सकते हैं, कैश ले भी सकते हैं। तो फाइनली ये कि डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो सिस्टम है बुक कीपिंग का जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो या दो से ज़्यादा पहलू होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होते हैं और हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये बुक कीपिंग का टॉपिक था, इसे मैं रिपीट करता चलूँ। इसमें मैंने आपको टाइप्स बताई हैं बुक कीपिंग की, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग वो है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक पहलू दर्ज किया जाए, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग वो है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू दर्ज हों, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया, अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब अगला टॉपिक इन दोनों से रिलेटेड है और वह है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को एक जैसा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें चंद एक फ़र्क है जो हम वाजे करेंगे यहाँ पर, जिससे क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है। मैं यहाँ पर एक तरफ जो है वो बुक कीपिंग को ले लेता हूँ और पॉइंट्स यहाँ लिख दूंगा, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर अकाउंटिंग को ले लेता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम देखते हैं वर्क एंड, और इधर मैं लिख रहा हूं वर्क स्टार्ट। इसका क्या मतलब,
इधर मैं काम का एंड कर रहा हूं, इधर मैं काम का स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे भाई सबसे पहले जो कारोबार के अंदर खाते बनाने में जो काम होता है वो बुक कीपर का होता है। सबसे पहले जो काम किया जाता है वो बुक कीपिंग की जाती है, और बुक कीपिंग का मतलब होता है सारी की सारी कारोबार में हुई ट्रांजैक्शन, जितनी किस्म का भी लेन देन हुआ है उनको एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेना। तो मेरे भाई अकाउंटिंग बाद में होती है स्टार्ट, सबसे पहले बुक कीपिंग होती है। जब बुक कीपर का काम एंड हो जाता है, जब उसका वर्क एंड हो जाता है, देन अकाउंटेंट आ जाता है और अकाउंटेंट का काम शुरू हो जाता है। अकाउंटिंग के रूल्स लगा के अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग पहले होना जरूरी है। पहले बुक कीपिंग का काम होगा, जब वो खत्म होगा उसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला फर्क तो ये है। दूसरे नंबर पर, नो नीड टू क्वालिफाइड नॉलेज। मेरे भाई अगर बुक कीपर बनना है, बुक कीपिंग करनी है, तो किसी किस्म के हाई क्वालिफाइड इल्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग का प्रॉपर रूल्स, उसके जितने भी हैं, उसका जितने प्रिंसिपल्स हैं, उसके जितना भी नॉलेज है, क्वालिफाइड नॉलेज का होना जरूरी है। नीड टू क्वालिफाइड नॉलेज। तीसरा बड़ा फर्क जो है, बुक कीपिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, कि हर ट्रांजैक्शन को पकड़ा और उसे दर्ज कर दिया। अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन यहां पर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। मतलब कि रिकॉर्डिंग दर्ज करना, लिखना, खातों में चढ़ा देना। हर ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग के जरिए हम खातों में लिख लेते हैं, लेकिन विदाउट एनी रूल्स, बगैर किसी प्रिंसिपल के। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर किसी सिस्टम के तहत, किसी रूल्स के तहत किताबों के स्ट्रक्चर बनते हैं। जिस तरह जर्नल है उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, लेजर है उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ट्रायल बैलेंस का बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्ट्रक्चर बनते हैं। मतलब किसी सिस्टम के तहत एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में, जबकि बुक कीपिंग में विदाउट एनी सिस्टम, किसी भी प्रोसेस के तहत जो है वो किसी सिस्टम या किसी रूल के बगैर एंट्रीज को दर्ज कर लिया जाता है। अब बुक कीपिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कीपिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग में रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस को दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग तो होती ही है भाई, इसके साथ साथ एनालाइजिंग भी होती है, इसके साथ साथ समराइजिंग भी होती है, इसके साथ रिपोर्टिंग भी होती है, रिपोर्टिंग के साथ प्रोजेक्टिंग भी होती है, इंटरप्रेटिंग भी होती है। मैं सिंपल कर देता हूं इसे कि बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजैक्शन को सिर्फ दर्ज करते रहें, प्रॉफिट और लॉस आप बुक कीपिंग में नहीं निकालते, खाते अलग-अलग आप बुक कीपिंग में नहीं बनाते। लेकिन अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड भी करते हैं, आप प्रोजेक्टिंग भी करते हैं, मनसूबाबंदी भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग तैयार करके प्रॉफिट या लॉस भी मालूम करते हैं। नफ़ा और नुकसान अगर आपने मालूम करना है तो आप मेरे भाई वो इस अकाउंटिंग में करते हैं, और सिर्फ एंट्रीज को दर्ज करना है तो वो आप बुक कीपिंग में करते हैं। ये इसका चौथा बड़ा फर्क था। पांचवें नंबर पर जो फर्क है वो है मेरे भाई के जो बुक कीपिंग है इसका तल्लुक होता है हाउ से, लेकिन जो अकाउंटिंग है इसका तल्लुक होता है वाई से। मतलब कि बुक कीपिंग में सिर्फ हम ये देखते हैं कि एंट्रीज को रिकॉर्ड किस तरह करना है, हाउ, कैसे कैसे रिकॉर्ड करें, सिर्फ एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दिया आपने। लेकिन अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि क्यों रिकॉर्ड करना है भाई, आपका एक्सपेंस है या आपकी इनकम है, आपने पैसे लेने हैं या आपने पैसे देने हैं। तो ये बुक कीपिंग का तल्लुक हाउ से होता है, जबकि आपकी अकाउंटिंग का तल्लुक जो है वो वाई से होता है। इसमें इसके बाद जो है ये 5 डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो अकाउंटिंग में एक जो और फर्क मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि बुक कीपिंग जो है ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक हिस्सा है अकाउंटिंग का, जबकि जो अकाउंटिंग है ये ओवरऑल प्रोसेस है, ये कंप्लीट नॉलेज है, एक कंप्लीट जो है पूरे साल का प्रोसेस है, जिससे उस अमल से गुजर के आप अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पर आप
फैसले करते हैं। बुक कीपिंग की बेस पर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, कारोबार में फैसले नहीं लिए जाते। अकाउंटिंग की बेस पर बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। तो ये 6 फर्क मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, बुक कीपिंग का काम एंड होता है तो अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग के लिए हाईली क्वालिफाइड टेक्निक या नॉलेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट और कॉमर्स का और अकाउंटिंग का इल्म होना जरूरी है। बुक कीपिंग जो है ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसी सिस्टम के तहत होती है। बुक कीपिंग डे टू डे रोजमर्रा की जो ट्रांजैक्शन है उनको लिखते रहो तो बुक कीपिंग होती रही। लेकिन अकाउंटिंग में लिखते भी हैं, समराइज भी करते हैं, रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, नफा नुकसान भी निकालते हैं। बुक कीपिंग में यह देखा जाता है कि कैसे, लेकिन अकाउंटिंग में देखा जाता है कि क्यों। बुक कीपिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे एंट्री करनी है, ट्रांजैक्शन को दर्ज कैसे करना है। अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि क्यों करना है। बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जबकि अकाउंटिंग बजाते खुद एक पूरा अमल है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सब्जेक्ट है। जी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, जिस तरह साइकिल वर्ड क्यों यूज हुआ, मतलब कि एक सर्कल है। सर्कल का मतलब कि जहां से उसे शुरू किया वहीं पर आकर वो एंड हो गया। एक साल में कंप्लीट होता है। इसका दौरानिया अमूमन जो है वो 12 माह का होता है। आप अपने कारोबारी लेन देन जो करते हैं उनको रिकॉर्ड जो करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को जो हिसाब निकालते हैं वो पूरे उन 12 माह का निकालते हैं। उस जनवरी से लेकर दिसंबर की 31 तारीख तक अगर 12 माह का दौरानिया है आपका, तो उस एक साल में जितनी भी काउंटिंग आपने की है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने दर्ज की हैं, समराइज की हैं, अलग अलग की हैं, खाते बनाए हैं, नफा नुकसान निकाला है, वो उन 12 माह में आपने पूरा करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर एट द एंड प्रॉफिट या लॉस निकालने तक, साल के एंड तक जो आप अकाउंटेंसी करते हैं वो सारी की सारी इस अकाउंटिंग साइकिल में शामिल होती है और उसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो होती हैं ट्रांजैक्शंस। मतलब कि कारोबार में मुख्तलिफ किस्म का लेन देन आप करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस कहलाता है। ट्रांजैक्शन जितना भी लेन देन है आप उसको बुक कीपिंग के जरिए इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप अकाउंटिंग के मुख्तलिफ रूल्स लगाते हैं, जिन्हें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम पर भी जानते हैं। तो अकाउंटिंग के मुख्तलिफ रूल लगाकर दूसरे नंबर पर आप बनाते हैं जर्नल। ये जर्नल जो है ये कारोबार की बड़ी अहम और बुनियादी किताब है। इसे उर्दू में कहा जाता है रोजनामचा। इसमें हर एक ट्रांजैक्शन को तारीख और रकम के लिहाज से लिखा जाता है। तो डे बाय डे, तारीख बाय तारीख आप पूरा साल जो है ट्रांजैक्शंस के बाद जितना भी लेन देन होता है आप उसको जर्नल में, इस किताब में लिखते रहते हैं। अब जर्नल ऐसी किताब है जिसके अंदर परचेज भी लिख दी, सेल भी लिख दिया, कैश भी लिख दिया, कैश रिसीव भी लिख दिया, रेंट भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दिया, मिस्टर एक्स को कितने पैसे दिए ये भी लिख दिया, मिस्टर वाई से कितने पैसे लिए ये भी आपने लिख दिया। लेकिन हर एक का अलग-अलग खाता बनाना भी ज़रूरी है ताकि साल के एंड पे आपको पता चल सके कि पूरे साल की परचेज कितनी है, पूरे साल की सेल कितनी है। तो मेरे भाई जर्नल के बाद फिर आप जो अलग-अलग खाता बनाते हैं हम उनको अकाउंट्स या उनको लेजर के नाम से जानते हैं। बही खाता, बही खाता का मतलब होता है अलग करके बना लेना। तो तीसरे नंबर पर आप जो अलग करके बनाते हैं हम उनको नाम देते हैं लेजर। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दूसरे नंबर पे जर्नल, तीसरे नंबर पर आपका लेजर आ जाता है और लेजर के बाद चौथे नंबर पर आप इनको समराइज करते हैं लेजर को, इनके टोटल लेते हैं कि टोटल परचेज पूरे साल की कितनी है, टोटल सेल, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, टोटल इनकम कितनी है, तो आप उसको दर्ज कर देते हैं फिर ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस आपकी चौथा हिस्सा आ जाता है जिसमें आप तमाम तर समरी हर एक अकाउंट का टोटल लिख देते हैं। तो ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल, उसके बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस साल के एंड पे दिसंबर की 31 तारीख को आपको मिलता है। ये एक समरी होती है, पूरे साल में जितने अकाउंट्स आपने डील किए हैं उनका टोटल बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में पता चलता है और आप उन बैलेंस की मदद से एनालिसिस करते हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे साल में आप लिख नहीं पाए, जो लिखने से रह गई खातों में, जो जिसको एंट्रियों में नहीं लिखा, ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं किया, वो साल के एंड पे फिर आप पता करके, मालूम करके इसी ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करते हैं और फिर हम नाम देते हैं उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।
तो 5वें नंबर पर हम जो बनाते हैं वो आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, जिसमें जो भी एंट्रीज रह जाती हैं आप उनको एडजस्ट करते हैं। फिर 6ठे नंबर पर आपने मालूम करना होता है कि आपके कारोबार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके लिए फिर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे भाई ये जो अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे आपको पता चल जाता है कि पूरे साल में आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो 6ठे नंबर पर अकाउंटिंग साइकिल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सबसे पहले पूरे साल की ट्रांजैक्शंस उनको आप अलग अलग करके जर्नल में लिखते हैं। सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल से हर एक खाता अलग-अलग बना लिया जाता है। लेजर से सबके बैलेंस मालूम करके ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। जो चीज़ें लिखने को रह जाती हैं पूरे साल में वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नफ़ा और नुकसान निकालने के लिए पूरे साल का ये हम काम यहाँ से शुरू करते हैं जनवरी की 1 तारीख से। ये होता आ रहा है पूरा साल, और पूरा साल पहुँचते पहुँचते जब वो यहाँ पर दिसंबर की 31 तारीख को पहुँचेगा मेरे भाई, तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर लेंगे। और फिर 7वें नंबर पर एक आखिरी स्टेटमेंट बनाएंगे जो आपको आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। हम उसको नाम देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि लोगों से लेना कितना है, लोगों को देना कितना है, कारोबार में मौजूद कारोबार की मलकियत चीज़ें कितनी हैं जिनको हम एसेट्स बोलते हैं, और लोगों के अदायगियाँ या कारोबार के ऊपर कर्जे कितने हैं जो हमने अदा करने हैं। मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का तयन करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है 7वें नंबर पर। यह काम भी दिसंबर की 31 तारीख को होता है, और दिसंबर की 31 तारीख को आपका ये काउंटिंग साइकिल पूरा हो जाता है बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट ऐसी शीट है जो आपके कारोबार की माली हालत आपको बताती है कि आपका कारोबार फाइनेंशियली तौर पर कितना मजबूत है। और फिर दोबारा साल ख़त्म होता है तो अगला दिन जनवरी होता है, तो जनवरी की 1 तारीख को फिर दोबारा वो काम शुरू हो जाता है ट्रांजैक्शन से। तो इस तरह ये 7 स्टेप हैं जिनसे गुजरकर आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है, और ये पूरे 1 साल में कंप्लीट होता है। और अकाउंटिंग सारी की सारी इसी अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ही की जाती है। तो 7 स्टेप हैं स्टूडेंट्स इसमें, एक ट्रांजैक्शन, एक जर्नल, एक लेजर, एक ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसकी तरतीब यही रहेगी, हम इसकी तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। इस टॉपिक को नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल इसलिए कि जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं से एंड हुआ, और वहीं पे दोबारा एंड हुआ तो वहीं से दोबारा शुरू हुआ। शुक्रिया जी।